वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडिटोरिया द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 11 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक्स वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 517x324 12 से विभाजित हो। कोई संख्या 12 से कब डिविजिबल होगा? 12 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? कोई संख्या या तो 4 से और 3, 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वह संख्या 12 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब किसी भी संख्या का सम 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब जो क्वेश्चन में दिया गया उसको सॉल्व करते। क्वेश्चन में लिख क्या रहा है? 517x324। इसमें हमने क्या किया, पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते। 4 क्या कहता है? लास्ट टू डिजिट, यानी 24 4 से डिविजिबल है तो आप देखिएगा तो है, यानी 4 का डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। अब हमको क्या चेक करना है? 3 का डिविजिबिलिटी। 3 का डिविजिबिलिटी हमको क्या कहता है? किसी भी संख्या का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। देखिए 3 तो 3 से आसानी से कट जाएगा, 4 और 2 6 3 से कट जाएगा। देखिए 5 और 1 6 3 से कट जाएगा। बच क्या रहा है? 7 प्लस एक्स, यानी 7 में क्या जोड़े वह जो क्या हो 3 से डिविजिबल हो। 7 में अगर x की जगह पे क्या पूछा है? सबसे छोटा मान। x की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9। 9 क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी यहाँ x का सबसे छोटा मान क्या आ जाएगा? 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दिया गया इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, यह क्या लिखा हुआ है। देखिए ए इस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमको क्या पता है? ए प्लस बी इंटू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी, हम एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके बता रहे। यहाँ पे लिखा हुआ 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। ए की जगह पे 98 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 98 प्लस 97। और देखिए ब्रैकेट में क्या आ गया? 98 माइनस 97। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1, यानी इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 98 प्लस 97 लिख सकते हैं आसानी से। इसको 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। अब देखिए इसी बात को, इतना बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 98 प्लस 97। आगे देखिए 96 का स्क्वायर माइनस 95, जब इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 96 प्लस 95। ऐसे ही आगे देखिए ये आ जाएगा 94 प्लस 93। ये वाला लास्ट में क्या आएगा? देखिए लास्ट में क्या आएगा? 12 प्लस 11, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या का सम का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तब देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 से ना स्टार्ट होकर यह स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 11 से, यानी इसके पीछे कितनी संख्या होगा? 10 संख्या होगा इसके पीछे। और यहाँ क्या 98 तक है, यानी टोटल संख्या की संख्या कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 98 है और नीचे पीछे कितना है? 10 संख्या, यानी 98 में से अगर हम 10 घटा लेंगे नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा कितना? 88, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? 88 संख्या है, यानी 88 संख्या, यानी n का वैल्यू आ गया 88/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 11 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 98। बस इसको सॉल्व कर देना है। देखिए ये कट जाएगा कितना? 44 मरते, यानी 44 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8 1 9, 9 1 10, यानी 109 में 44 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, या तो 109 को आप इस तरह से तोड़ दीजिए, 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई कितना? 44,
100 को जब 44 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4400 प्लस 9×36 की 6 हासिल थी, 9×36 37 38 39 396। जब इसको ऐड कर दीजिएगा तो आसानी से आपका आ जाएगा कितना 4 4 3 7 9 6 4796, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। आप यहाँ भी आसानी से मल्टीप्लाई करते तो यही आता। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो एक दो मेथड इसमें सीखते हैं, एक सिंप्लीफाई मेथड कर लेते हैं। सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे दिया गया बॉय लड़के की संख्या कितना 5x बटा कितना लड़की की संख्या 3x। क्या कर रहा है? यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते, यानी इसमें से 50 लड़का कॉलेज छोड़ के चला जाता है और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, 50 शामिल हो जाती है, तो यह रेशियो कितना बन जाता है 9:7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7×5 = 35x माइनस 7×5 = 350 बराबर कितना 9×27 27 प्लस 27x प्लस 9×5 = 450। देखिए 27 इधर आके घट जाएगा कितना 35 में से, यानी 8x। ये 350 इधर जाके प्लस में, यानी 0 5 5 10 4 3 7 1 8, यानी 800, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 100। x का वैल्यू कितना आ गया 100। अब क्वेश्चन में क्या करा, कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या थी? तो कॉलेज में लड़कों की संख्या कितना था 5x, यानी एक यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, यानी 5 × 100 500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। और इसी बात को अगर क्रॉस मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, पहले लड़की का रेशियो कितना था 5:3, ठीक 5:3 था। फिर बाद में यह रेशियो कितना हो गया 9:7। 9:7 कब हुआ? क्या हुआ कि लड़कों की संख्या छोड़ दी, 50 लड़के यहाँ से चले गए, इधर बॉय का लिख रहा है, इधर गर्ल का, 50 लड़के चले गए और लड़की में कितना हो गया 50 का एंट्री हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7×5 = 35, 9×27 27, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 9 से 50 में मल्टीप्लाई किया 9×5 = 450 प्लस में है, 7 से 50 में मल्टीप्लाई 7×5 = 350, ये माइनस में है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये 800 आ जाएगा, यानी 8 यूनिट का ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। 8 यूनिट बराबर 800, यानी 1 यूनिट बराबर 100। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉलेज में लड़कों की संख्या, लड़का कितना था 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 100 है, तो 5 यूनिट का बराबर कितना हो जाएगा 500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए जो व्यंजक दिया है इसमें गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। कितना गुणनखंड ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है? देखिए यहाँ कितना दिया गया 2⁵ मल्टीप्लाई कितना दिया गया 3⁵ मल्टीप्लाई 5⁵2, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, गुणनखंड में पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 2⁵2, इसका स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 4, 1 2 तो बच जाएगा। मल्टीप्लाई देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं 3⁵2, इसका स्क्वायर 6 है, यानी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग का गुणनखंड चाहिए, 5 का स्क्वायर तो है ही, इसके पावर कितना 1। अब देखिए हमको क्या चाहिए पूर्ण वर्ग की संख्या। इसमें देखिए ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये पूर्ण बन रहा है, यानी इसको हमको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इस पे पावर कितना है 2, तो पावर हमेशा एक ऐड कर दीजिए, 2 + 1 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पावर कितना बन रहा है 3, यानी 3 + 1 मल्टीप्लाई, इसमें के पावर कितना बन रहा है 1, यानी 1 + 1 1 + 1। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 3 मल्टीप्लाई 3 1 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 3 12 12 दूना 24, यानी 26 इसका 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43 91 183 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए 43 91 और कितना 183, इन सभी का डिफरेंस निकालिए। 43 और 91 का डिफरेंस निकालिए, 91 और 183 का डिफरेंस निकालिए, आप 43 और 183 का डिफरेंस निकालिए। जब डिफरेंस निकालिएगा तो देखिए 43 और 91 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना 48
देखिए 91 में से इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 92, 43 और 183 का डिफरेंस निकालिएगा तो 140। अब आपको क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है। किसका? 48, 48, 92 और कितना 140 का HCF निकालना है। क्या HCF निकालिएगा तो भी आसान से आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, किसी कोई संख्या छोटा दिख ली, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो ये आ रहा है 44। अब देखिए 44 का कोई फैक्टर है तो 44 का फैक्टर 4 गुने 11 लिख सकते हैं। यहाँ केवल फैक्टर में दिखाई दे रहा है 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। फैक्टर चेक कर लेंगे। ऐसे भी अगर HCF निकालिएगा तो ये HCF कितना आ जाएगा? 4। HCF भी 4 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, y का कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करेगा? इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कहाँ से करते हैं? हमेशा नीचे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम यहाँ से सॉल्व करें नीचे 1 + y डिवाइड बाय कितना दिया? 1 - y। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 - y + y बटा कितना हो जाएगा? 1 + 1 - y। y से y कैंसिल, यानी रिजल्ट में कितना? 1/1 - y। यहाँ तक का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ से ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो 1 + 1 बटा 1 डिवाइड बाय क्या? 1 - y। ये क्या तीसरा स्थान पे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 + 1 - y यहाँ आ जाएगा, यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 - y। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 2 - y। अब इससे एक स्टेप ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर कितना दिया गया? 3y। नीचे कितना दिया गया? 2 - y। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 के बराबर है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 माइनस 2y। ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना? 2y इधर आ जाएगा तो 3 दूनी 5, 5y बराबर कितना आ जाएगा? 4, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/5। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक शंकु और एक बेलन का ऊंचाई समान है और शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 2 गुनी है। शंकु की आयतन और बेलन की आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको 2 चीज याद होना चाहिए। क्या? आयतन का फॉर्मूला। आयतन किसका? एक तरफ शंकु का आयतन हमको पता होना चाहिए, एक तरफ क्या? बेलन का आयतन। अगर नहीं पता है तो कोई उपाय नहीं है बनाने का। इसका शंकु का आयतन क्या होता है? ये होना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन का बात किया जाए तो ये होता है पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का फिगर आप देख लीजिए, ये होता है शंकु का फिगर। बेलन का फिगर देखिए तो ये होता है बेलन का फिगर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख रहा है एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई समान है। ठीक, यानी हाइट सेम है, यानी h1 बराबर h2। h1 हम शंकु का मान लेंगे, h2 बेलन का, कोई दिक्कत नहीं है। और शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है। बेलन की त्रिज्या अगर r है तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा? 2r होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। पहले किसका आयतन? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई, आर की जगह पे कितना? 2r होगा। 2r इंटू पाई r स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पे क्या लिखेंगे? h1 बराबर h2, यानी एच ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर, आर रेडियस कितना है? r है, आर स्क्वायर इंटू एच। एच सेम है दोनों तरफ तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 1/3 2 का स्क्वायर 4, 4 आर स्क्वायर। रेशियो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी 4:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में यह अनुपात 7:4 है। यदि दोनों कप की सामग्री को एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस में अंतिम अनुपात क्या होगा? देखिए उसी क्षमता का, यानी इफिशिएंट क्षमता दोनों में बराबर है, यानी क्वांटिटी सबसे पहले हमको बराबर करना पड़ेगा। एक तरफ रस है और दूसरी तरफ वाटर है। यह रेशियो कितना दिया गया? 5:2, और इसको मिलाना कितना है? 7:4 के साथ। ऊपर का क्वांटिटी चेक करेंगे तो 5 के 2 7, नीचे का क्वांटिटी चेक करेंगे तो 11। दोनों क्वांटिटी को बराबर करने के लिए ऊपर हमको क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22। ठीक,
7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7×7 = 49, ये हो जाएगा 7×4 = 28, 28। अब देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, यानी रस और वाटर का बस रेशियो निकल जाएगा। रस यानी 5 और 9 14 के 4 हासिल 1, 5 और 9 1 10, 104। रेशियो वाटर का रेशियो कितना, 22 में 28 जोड़ेंगे, 8 2 10, 2 2 4 1 50। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 52 25, यानी 52 25 इसका करेक्ट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है 80 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 20 केजी चावल और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले y केजी चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि इन मिश्रण का चावल का मूल्य 84 रुपये पर केजी है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक तरफ 80 रुपये था और दूसरा कितना था, 100 रुपया। इन दोनों को मिलाए, अब मिश्रण का प्राइस कितना हो गया, 84। बस एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 14, क्लियर है, 6 4 10 यानी 16 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16 यानी 4:1। अब पूछ क्या रहा है, 80 केजी यानी 20 केजी चावल है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 केजी। 4 5 20 यानी 5 गुना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 केजी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। वाई का मान कितना आ जाएगा, 5 केजी। नेक्स्ट देखिए लिख क्या रहा है, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार का 3/5 भाग पूरा करता है। वह कार का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। कोई श्रमिक है, क्या करता है, 12 दिन में क्या करता है, मान लीजिए 12 दिन में एक कार का 3/5 भाग पूरा करता है, तो वह कार का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए एक श्रमिक व्यक्ति के ऊपर लिखते, एक श्रमिक है, वह क्या करता है, 12 दिन में किसी भी काम का कितना 3/5 भाग कर लेता है। वही एक श्रमिक वह कार का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, डी डे में, यानी डी फॉर डी डे में वह क्या कर लेगा, 3/4 काम कर लेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 12 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, d × 4, यानी 4 से कट जाएगा, 12 कितना, 4 से 12, 3 मरते 5 से 15 यानी 15 डे, यानी d बराबर कितना, 15 दिन। यानी वह काम का 3/4 भाग कितना दिन में कर लेगा, 15 दिन में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक बस पहले 60 किलोमीटर, दूसरा 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे 50 किलोमीटर की यात्रा करता है। बस की औसत चाल क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम, जितना समय लिया है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, 60 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर कितना 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। टोटल टाइम कितना लिया, पहला 1 घंटा, पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरे घंटा, यानी 1 1 2, यानी 3 घंटा का टोटल टाइम ले रहा है। यानी 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 150/3, 150/3 × 15 यानी 50 घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, एवरेज स्पीड, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वह 30% अंक लाया, 25 अंक और लाता तो पास हो जाता, लेकिन दूसरा क्या किया, 42% अंक लाता है, ठीक है, लाए, लेकिन उत्तीर्ण अंक से 35 अंक ज़्यादा लिया। अगर 35 अंक कम लेता तो केवल पास होता, यानी पासिंग मार्क हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी 42 इधर है तो ये 30 इधर आके घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12%, ये 35 इधर आ जाएगा तो 5 5 10, 3 2 5 1 6 60, यानी 12 से 60 काट जाए, 12 5 60 5, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। हमसे पूछ रहा है 100% निकाल सकते हैं यहाँ से, 100% यानी 500। टोटल एग्जाम पूछा था तो 500 का एग्जाम हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक की जरूरत था, टोटल 500 का एग्जाम था। अगर 30% अंक ले जाता तो वह क्या होता, 25 अंक से फेल हो जाता। अगर 30% लाता तो कितना, 5 से 15 150 अंक लाता, लेकिन 25 अंक और लाता तब ना पास होता। यानी 150 में 25 को ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 175, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चावल की कीमत 25% वृद्धि हुई और एक परिवार खपत में 33.1/3% की कमी हुई, उसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4,
और 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। बस अब देखिए हमको क्या पता है, प्राइस में अगर कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या निकले, एक्सपेंडिचर खर्च, यानी जितना प्राइस है और जितना सामान खरीदे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्सपेंडिचर व्यय निकल जाएगा। क्वेश्चन में जो कह रहा है अब उसके हिसाब से देखिए, प्राइस क्या है, चावल की कीमत 25% की वृद्धि हो गई। पहले प्राइस 4 रुपया था तो अब एक बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। कंजम्पशन क्या कर रहा है, पहले कंजम्पशन 3 kg करता था चीनी, अब क्या कर रहा है 1 kg कम यानी 2 कर रहा है। अब उसका एक्सपेंडिचर देखिए 4 से 12, पहले 12 रुपया खर्च करता था तो अब कितना, 5 दूना 10 रुपया खर्च करेगा, यानी पहले 12 अब 10, कितना का कमी आ गया, 2 रुपया का। 2 रुपया का चेंजिंग आ गया किस पे, 12 पे। 2/12 गुने 100, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 दूना 12, 6 से कर दिया यानी 50/3। 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक दुकानदार अपने माल पर क्रैमुल से 17% अधिक अंकित करता है। यानी अगर किसी 17% अधिक, यानी कोई चीज का प्राइस 100 रुपया है तो वह क्या करता है, अंकित कितना करता है, 117 रुपया। सामान बेचते समय वह 1 किलो के बजाय 845 ग्राम वजन तोलता है। यानी जब वह बेचता है तो वह कितना, 845 ग्राम ही वजन तय करता है। यानी देखिए 1 kg यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम का सामान का बात करा, लेकिन वह तौलता कितना, 845। देखिए प्राइस क्या था, 100 से ज़्यादा अंकित करा, कितना, 117 रुपया अंकित करा, लेकिन प्राइस जब बेचने का बारी आया तो वह 1000 के जगह पे कितना करा, 845 ग्राम ही तौलता है। यानी देखिए कितना, 100 की जगह पे देखिए जितना ग्राम का प्रयोग करता है उसको राइट साइड में लिखेंगे, यानी 845, और जितना ग्राम वजन का प्रयोग करता है उसको राइट साइड में, और जितना ग्राम की जगह पे वह प्रयोग करता है उसको लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। यानी यहाँ पे 1000 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 से काट देते, 5 दूना 10, ये कट जाएगा कितना, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 8 6 5 30, 5 नंबर 45 यानी 9। अब ये कट जाएगा 13 से काटिएगा तो 13 का 39, ये कट जाएगा आपको कितना, 70, 13 एकम 13, 13 बच 39, 13 से कट जाएगा, ये 17 कट जाएगा 9 से, 13 से, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 13:18, 13:18। यानी 13 रुपया का सामान कितना में बेच रहे हैं, तो 18 में बेच रहे हैं। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 13 पे, गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा कितना, 38.46%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। इसमें आपको क्या करना था ये समझ लीजिए। देखिए एक दुकानदार अपने माल को क्रैमुल से 17% अधिक अंकित करता था। जितना प्राइस था उससे कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है, 100 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, सामान बेचते समय 1 kg के बजाय वह 845 ग्राम वजन का प्रयोग करता था। यानी जितना प्रयोग कर रहा है उसको लिखिएगा, जितना पहले प्राइस था उसके जगह पे, और जितना अब प्राइस है वह जितना केजी के बात कर रहा है उस साइड लिखेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाइएगा। रेशियो बनाने से अच्छा कि पहले ही काट दीजिए और आसानी से रेशियो सॉल्व हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक को 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदाता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात कीजिए। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता 25 चौका 100 यानी 1/25। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। क्या हुआ, 25 रुपया का सामान क्या करता है, 24 रुपया में बेचता है। बेचने का बात कर रहा है, लेकिन ये 3 व्यापारी का बात कर रहा है। यानी पहला व्यापारी, दूसरा व्यापारी क्या करेगा, 25 का स्क्वायर कर लेगा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 2 बार होता है, लेकिन यह होड़ कितना रहा, 3 बार। तीसरा टर्म में क्या होगा, 25 का क्यू हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 24 का क्यू। 25 का क्यू निकालिएगा तो 15,625 होता है, 15,625 होता है। और 24 का क्यू निकालिएगा तो 13,824 होता है। कितना, 13,824 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि उसे इतना रुपए में खरीदा जाता है, यानी 13,824 का वैल्यू ही दिया गया, 13,824।
यानी एक गुना दिया गया, पूछ रहा है तो पहले द्वारा चुकाई का कीमत कितना है, पहले द्वारा चुकाई तो 15,625 यूनिट, इसमें एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 15,625, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 10%, 20% और 25% की तीन क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट कितना होगा? देखिए 10, इसको क्या होगा ए बी रूल, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए हमेशा दो दो को लेंगे, 10 और 20 को लेंगे, यानी 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100 लिख सकते हैं आसानी से। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30, माइनस कितना आ जाएगा 2, 30 माइनस 2 कितना आ जाएगा 28, यानी 28 हो गया, यानी 28 प्लस 25 माइनस क्या करना है 28 गुने 25 बटा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना 25 चौका 100 4, ये कट जाएगा कितना 7 चौका 28 7। अब देखिए 28 में से 7 जाएगा तो देखिए 21 और 25 कितना हो जाएगा 5 या 1 6 और 2 4, यानी 46%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 9,500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 11,780 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन हमको कितना प्राप्त हो रहा है 9,000 पे, 9,500 रुपया का मिश्रधन हमको कितना 11,780, यानी इंटरेस्ट का बात कीजिए तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2,280 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, यानी प्रिंसिपल कितना है 9500 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8%, टाइम टी पूछ रहा है टी बटा 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,280 रुपया। बस सिंपल सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 से काट देते, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 7 चौक 28, 57 मरते, यानी 0। अब इसको काट सकते हैं 2 से और काट देते, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 पचे 10, 250 से इसको काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, यानी टाइम टी बराबर कितना होगा 3 ईयर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए 15% की वार्षिक दर से हमको क्या निकला? कंपाउंड इंटरेस्ट। 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो ये कितना होता है 3/20, 3/20 कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 20 रुपया कितना हो जाता है 23 रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से। और यह कितना 2 वर्ष में, 2 वर्ष करने का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा कितना 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 400, जबकि क्वेश्चन में दिया गया 8,000, 400 यूनिट का वैल्यू 8,000, 4 दूना 8 यानी 20 गुना है, यानी 529 में भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हमको क्या निकल जाएगा अमाउंट, हमसे निकल अमाउंट कितना निकल जाएगा 0, 9 दूना 18 के 88, 1 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 10, 580, ये आ गया अमाउंट। हमसे पूछ रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट निकल गया, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालिएगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा डी फॉर डिफरेंस आ जाएगा आपको 2580 रुपया, कितना 2580 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 10 संख्या का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या में 10 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या हो? जब प्रत्येक संख्या में जो काम किया जाता है तो एवरेज में भी वही काम करना होगा, यानी 8 में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पे तीनों परीक्षणों में जीत आने की क्या प्रत्येकता है? देखिए 3 सिक्का है, सिक्का में या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यही ना एक सिक्का में, और ऐसे करके 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, यानी सिक्का में या तो हेड या तो टेल होगा, यानी दो प्रोबेबिलिटी है, और ऐसा कितना 3 सिक्का उछाला जाता है तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना 2 की पावर 3 यानी 8, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 8। अब देखिए पूछ क्या रहा है तो तीनों सिक्के पे एक साथ उछाले जाने पे तीनों परीक्षणों पे जीत आने, यानी पहला पे भी टेल आए, दूसरा पे भी टेल आए और तीसरा पे भी टेल आए, यह केवल एक कंडीशन बनेगा, केवल एक कंडीशन बनेगा, यानी 1/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया गया 126। देखिए पहली 1
संख्या, दूसरी संख्या x-2 होगा और तीसरी संख्या कितना होगा x+2। ये क्या है, 3 क्रमागत सम संख्या है। इनका योग दिया गया कितना 126। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 126 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा 126, 126। यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, यानी 42। यानी संख्या कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। एक इससे कम हो जाएगा 40 और एक इससे ज़्यादा हो जाएगा 44। अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, यानी 40 मल्टीप्लाई कितना 44। जब इसको मल्टीप्लाई किया 0 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 1760। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्डमास रूल हमको क्या कराता है, पहले बोर्डमास समझ लीजिए। बोर्डमास, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का। तो सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 6, 3/6 कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 3 दूना 6, 2, 2 से 4 में मल्टीप्लाई की जाएगा तो 4/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ का काम करेंगे, का मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 2 से 2, 1 मिनट, 3 3 6, 3 से कटे 3 दूना 6, यानी 1/2, यानी 4/2। यानी यहाँ आ जाएगा 2, ये वाला 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दूना 8 आ जाएगा। यहाँ तक रिलेशन कितना आ गया 8। यहाँ भाग कितना 3/8, यानी रिजल्ट कितना आ गया 3/8। ठीक है, अब देखिए, अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का लिखा हुआ है 4 गुने 8, 8 चौक 32, 32, यानी 2/32 कितना हो जाएगा 16, 1/16। यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया 3/8, भागा कितना आ जाएगा 16, यानी 2/16, यानी 1/16। रिजल्ट कितना आ गया 1/16। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 16 डिवाइड बाई कितना 16। अब देखिए 16 को 16 से डिवाइड कीजिएगा, कैंसिल, बोर्ड ऑफ ब्रैकेट और डिवीजन, डिवीजन का काम करेंगे पहले। अब यहाँ भी डिवीजन, ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई कितना 16, 8 से काट जाए 8 दूना 16, यानी 3 दूना 4, रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा करने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितना था। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आप आसानी से, शुरू में मान लीजिए व्यक्ति n था, n व्यक्ति किसी काम को 54 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब क्या करा है, 15 व्यक्ति कम होते, यानी n-15 व्यक्ति होता, वह कार्य को पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता। पहले 54 दिन लग रहा था, अब 18 दिन अधिक लगेगा, यानी दिन कितना 72 दिन लगेगा। अब काट देंगे इसको, कितना 9 से काट दिया, 9 छक 54, 9 टे 72, 8 मरते, यानी मल्टीप्लाई की जगह तो 6n बराबर कितना हो जाएगा 8n माइनस 15 टे 15 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। ये 8 इधर आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8 2n, यानी 2 से कट जाएगा 8, 4 मरते, 15 चौका 60, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 60। यानी शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितना था 60, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है, यानी 3 पाइप है ए बी सी, किसी खाली टंकी को 2 3 और 6 घंटे में भर सकता है। ए बी और सी है, एक 2 घंटा, 3 घंटा और 6 घंटा में भर सकता है। एलसीएम लेंगे 6, 2 6 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। ठीक है, उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। हमको किसको बंद करना है, बी को, यानी ए और सी कितना देर तक चलेगा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तक चलेगा। 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 चौको 60, 15 चौको 60 यानी 1/4, यानी 1 घंटा को 1 लिख सकते हैं, 15 चौको 60 यानी 1/4, यानी 4 1 5, यानी 5/4 आवर, 5/4 आवर। ठीक है, यानी ए और सी कितना देर तक चलेगा, ए और सी 1 घंटा में कितना 2 3 1 4 यूनिट भरता है। हमको कितना देर चलाना है, 5/4 घंटा तक चलाना है, यानी 5/4 घंटा में यह कितना भर देगा, 5 4 से कैंसिल, यानी 5 लीटर भर जाएगा। अब भरना कितना है, टोटल 6 था, 5 लीटर भर गया तो बचा कितना 1 लीटर। भरने का बारी किसका है, बी का, तो बी कितना 1/2 घंटा में, 1/2 घंटा में भर लेगा। यानी घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 34, यानी 30 मिनट में बी उस टंकी को भर लेगा। बी को क्या करना होगा, बंद करना होगा,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ ए है, ए पॉइंट और यहाँ बी पॉइंट है, ठीक। यहाँ से यहाँ दोनों को जाना है, यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो, स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे। स्पीड देखिए, दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति का स्पीड 9 दिया गया, दूसरे व्यक्ति का स्पीड 12 दिया गया, ठीक है। स्पीड का रेशियो, अब यही टाइम का रेशियो में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि टाइम का रेशियो जब डिस्टेंस सेम होगा तो वह टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में करें यात्रा पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। क्योंकि यह टाइम ज़्यादा ले रहा है किससे, दूसरे व्यक्ति से, तो हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा ले रहा है। तो आप देखिएगा 9, 10, 11, 12 यानी 3 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, जबकि 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 20 मिनट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/3 मिनट। हमसे पूछ रहा है यात्रा की दूरी क्या है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड गुने टाइम। अब हमसे यहाँ से डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखिए ये कितना समय लेगा, 12 यूनिट का समय लेता है। तो टाइम यहाँ से, एक्चुअल टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 12 यूनिट का समय ले रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12। 3 से काट जाए, 3 चौको 12 यानी 4 दूनी 8 यानी 80 मिनट का समय लेगा, 80 मिनट का। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यह आ गया 80 मिनट। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, 4 गुने डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है, 9 का स्पीड है। टाइम कितना दिया गया है, कितना, 80 मिनट। 80 मिनट, मिनट को घंटा में बदल देंगे तो डिस्टेंस 9 गुने 80/60 लिख सकते। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देते, 3 दूना 4, 3 तय 9, 2 3 2 से कट जाएगा 4 यानी 4 से 12 यानी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।